जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हनुमान जी के पॉइंट में। साथियों, रेलवे ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग को दी है कि रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला था उस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आप सब लोगों ने देखा होगा कि 14 तारीख से 14 सितंबर से जो ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे हैं वो लोग फॉर्म भरेंगे और फिर आगे आप देखेंगे तो जो अंडर ग्रेजुएट या 12th लेवल के बच्चे हैं वो अपने फॉर्म भर सकते हैं। तो ग्रुप डी की भी वैकेंसी है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की भी वैकेंसी है। तो जो भी बच्चे रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरपीएफ का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एनटीपीसी का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। तो जो भी बच्चे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच हुआ है? तो अभ्यास होपेक्स की बात करें तो ये भारत और मिस्र की वायुसेना के बीच होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर आपसे एग्जाम में सवाल बना दे कि बताइए जो आपका साइक्लोन अभ्यास होता है, ये साइक्लोन अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो साइक्लोन भी आपका भारत और मिस्र के बीच में होता है। लेकिन अगर एग्जाम में चेंज कर दे और नाम दे दे, क्या नाम दे दे, डेजर्ट साइक्लोन, तो डेजर्ट साइक्लोन जो होता है इसको याद रखिएगा, ये भारत और यूएई के बीच में होता है, जिसको आप लोग संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। तो साइक्लोन और अभ्यास होपेक्स याद रखिएगा और डेजर्ट साइक्लोन यूएई के साथ में है। आइए आगे देखते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक अगर आप लोग देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। 1950 से लेकर के 1962 तक ये लगातार आपके देश के राष्ट्रपति रहे हैं। इन्होंने जो पहला चुनाव हुआ था राष्ट्रपति के लिए ना, वो याद रखिएगा 1952 में हुआ था। और एक सवाल बनता है कि 1952 के चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसको हराया था? तो उनका भी नाम याद रखिएगा, अगर एग्जाम में कभी पूछ दे तो इन्होंने हराया था केटी शाह को। और ये भी पॉइंट एक याद रखिएगा, जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, ये भारत के पहले कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। तो पहले कृषि मंत्री, पहले राष्ट्रपति यही है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी एक और पुस्तक है बापू के कदमों में बाबू, याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछ चुका है। क्या नाम है? बापू के कदमों में बाबू, इनका नाम हुआ करता था, इनको बाबू के नाम से जाना जाता था। तो बापू के कदमों में बापू, ये भी इनकी किताब है। इनको भारत रत्न अगर पूछा जाए तो वो भी याद रखिएगा 1962 में इनको भारत रत्न दिया गया था। आ जाइए आगे। टेनिस खेल की शुरुआत निम्नलिखित में से किस देश में हुई थी? क्या पूछ रहा आपसे? टेनिस खेल की शुरुआत पूछ रहा आपसे। तो टेनिस खेल को अगर देखेंगे तो इसकी शुरुआत फ्रांस से हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अच्छा, टेनिस को अगर हम लोग देखें तो ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो आरंभ से ही ये ओलंपिक में शामिल है 1896 से। अच्छा, एक बात बताइए, जो आपका अंतरराष्ट्रीय टेनिस संघ है, इस अंतरराष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका याद रखिएगा, हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर आपको लंदन में देखने को मिलता है। अच्छा, एक है आपका टेबल टेनिस, सुनते होंगे आप लोग। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका टेबल टेनिस है इसको कब शामिल किया गया था ओलंपिक में? तो इसको याद रखिएगा 1988 में ओलंपिक में शामिल किया गया था। आ जाइए आगे। निम्नलिखित में से मैगीनॉट रेखा किन देशों के बीच स्थित है? तो देखिए, मैगीनॉट रेखा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से एग्जाम में सवाल बनता है। ये आपको फ्रांस और जर्मनी के बीच में दिखाई देगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी का नाम आप लोग याद रखिएगा, वो तो सबको पता होगा, पेरिस इसकी राजधानी है। और ये किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा, ये सीन नदी के किनारे है। और ये जो आपका जर्मनी है, इसकी राजधानी क्या है? तो जर्मनी की राजधानी है आपकी बर्लिन, है ना। और बर्लिन किस नदी के किनारे है? तो ये याद रखिएगा,
ये स्प्री नदी के किनारे है। और इन दोनों देशों की मुद्रा याद रखिएगा क्या है, यूरो है। आ जाइए आगे। किस देश ने संघाई सहयोग संगठन के 24वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? बहुत बढ़िया प्रश्न है। 24वें शिखर सम्मेलन की बात करें, जो आपका संघाई सहयोग संगठन, जिसको आप लोग SCO के नाम से जानते हैं, ये आपके कजाकिस्तान ने की है। कजाकिस्तान के अस्ताना में इसकी बैठक हुई थी, याद रखेंगे इसको। और SCO का 10वां सदस्य देश कौन बना है, अगर आपसे पूछ दे तो इसका 10वां सदस्य देश बना है इसी बैठक में, नाम है उसका बेलारूस। कौन बना है, बेलारूस। 9वां बना था आपका कौन, 9वां बना था आपका ईरान। ध्यान रखिएगा दोनों को। भारत कब इसका सदस्य देश बना था SCO का, तो भारत SCO में शामिल हुआ था, याद रखिएगा 2017 में। भारत 2017 में पूर्ण सदस्य बना था। आ जाइए आगे देखते हैं हम लोग। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका। एक बात बताइए, जो आपका विश्व खुशहाली दिवस है, ये विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खुशहाली दिवस आपसे अगर एग्जाम में पूछे तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है 20 मार्च को। और इसी दिन आपका ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। और इसमें आप देखेंगे तो टोटल 143 देशों की सूची जारी की गई थी, जिसमें डेनमार्क नंबर 1 पे है, लास्ट में है अफगानिस्तान, और भारत की रैंक है 126, बहुत पीछे है भारत। अच्छा, अगर बात करें कि बताइए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो उसमें याद रखिएगा 161वां स्थान है। अगर पूछे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आपका है, इसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो इसमें याद रखिएगा भारत का स्थान है 134वां। और एक है आपका हंगर इंडेक्स। अगर पूछा जाए कि हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो हंगर में भारत 111वें स्थान पे है, भूखमरी सूचकांक जिसको आप लोग कहते हैं। आइए आगे देखिए। निम्नलिखित में से एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए क्या क्या सवाल बनता है। एक सवाल आपसे बनता है कि बताइए कहाँ पर एलिफेंटा झरना है ना, यह आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए एलिफेंटा झरना कहाँ है। एक सवाल बनता है कि बताइए कहाँ पर एलिफेंटा की गुफाएं अवस्थित हैं, तो एलिफेंटा गुफा भी पूछता है आप लोगों से, और फिर आपको एलिफेंटा दर्रा भी पूछता है। तो एलिफेंटा दर्रा याद रखिएगा ये आपके कहाँ पर है, तो ये आपके श्रीलंका में है। एलिफेंटा झरना की बात करें तो इसको याद रखिएगा ये कहाँ पर है, एलिफेंटा झरना ये आपको मेघालय में मिलेगा। और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो इनको याद रखिएगा ये आपके महाराष्ट्र में हैं। और किस भगवान को समर्पित हैं, तो इसको भी याद रखिएगा भगवान शिव को समर्पित हैं। बहुत बढ़िया। आइए आगे। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें तो याद रखिएगा यह है आपके अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। और इसी के तहत एक और प्रश्न हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि बताइए जो आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, तो इसको याद रखिएगा ये मनाया जाता है आपके 3 मई में। कब मनाया जाता है? 3 मई को। आइए आगे। निम्नलिखित में से पेसो किस देश की मुद्रा है? देखिए बात कर रहा पेसो की, और पेसो को अगर देखेंगे तो यह आपके मैक्सिको की मुद्रा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम क्या है? वॉन है। जापान की बात करें तो जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन है। और इटली की मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा का नाम हो जाता है आपके यूरो। पेसो याद कर लीजिएगा। अर्जेंटीना जो आपका देश है ना, अर्जेंटीना की भी मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा पेसो ही है। एक और देश है जो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, चिली, इसकी भी मुद्रा आपकी पेसो है। एक देश है आपका फिलीपींस, एग्जाम में सवाल बना हुआ है, तो आपका जो फिलीपींस है ना, इसकी भी मुद्रा आपको पेसो ही देखने को मिलेगी। और एक देश और याद कर सकते हैं आप, उरुग्वे, उसकी भी मुद्रा पेसो है।
आ जाइए आगे। निम्नलिखित में से कौन सी झील पुडुचेरी में स्थित है? पुडुचेरी ये आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। और अगर आप देखें तो चिल्का झील ना, ये आपके कहाँ पर है? आप सब लोग जानते हैं खारे पानी की सबसे बड़ी झील ये आपके उड़ीसा में देखने को मिलती है। बहुत बढ़िया। उसके बाद जो ये आपका अनसुप्पा झील है, इसको भी आप कहाँ मिलते हैं देखने को? ये भी आप उड़ीसा में देख सकते हैं। जो आपकी ये कायलान झील है ना, ये आपको कहाँ मिलेगी? तो याद रखिएगा ये आपको राजस्थान में देखने को मिलती है। अब बचा ऑस्टेरी झील, ये कहाँ पर है? ये हमारा पुडुचेरी में है। और इसी पुडुचेरी में एक बड़ा फेमस बीच है जिसको हम लोग ईडन बीच के नाम से जानते हैं। ईडन गार्डन नहीं, ईडन बीच, ये एक समुद्री बीच है। याद रखिएगा कहाँ पर है? यह आपके पुडुचेरी में है। आ जाइए आगे। साथियों मन लगा करके मेहनत से तैयारी करिए। कभी भी आपके एग्जाम का जो कांस्टेबल और एसआई का एग्जाम है वो डेट आ सकता है। किस देश में भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना की जाएगी? तो ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसकी स्थापना की जा रही है आपके तंजानिया में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तंजानिया का एक शहर है, याद रखिएगा, जिंजीबार। और इसी जिंजीबार में आईआईटी परिसर की स्थापना की जा रही है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आइए आगे। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे वो थे आपके बीएन राव, है ना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर पूछे कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा गठन हुआ था इसका 6 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की आपकी पहली बैठक हुई थी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे। उसके बाद आपका 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी और इसी दिन उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। आइए आगे। नॉम पेन निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? राजधानी से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है। तो देखिए अगर हम डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क की राजधानी आपको क्या देखने को मिलती है? तो इसकी राजधानी आपको कोपनहेगन देखने को मिलती है, डेनमार्क की। अगर हम लोग कनाडा की राजधानी की बात करें तो कनाडा की राजधानी हमें मिल जाएगी क्या? ओटावा। और अगर हम लोग क्यूबा की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी हमें मिलती है हवाना। तो कंबोडिया की राजधानी क्या हो जाएगी? नॉम पेन। बहुत शानदार। आइए आगे। हाल ही में किसको मॉरिशस विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार बना के नोट कर लीजिएगा। ये दिया गया है द्रौपदी मुर्मू को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे। चमेली देवी जैन पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लिए दिया जाता है? बात हो रही है चमेली देवी जैन पुरस्कार की। तो कितने लोग नाम सुने हैं? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और 2024 का जो ये पुरस्कार है, याद रखिएगा किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है ग्रीष्मा ठाकुर को। किसको मिला है? ग्रीष्मा ठाकुर को। याद रखेंगे स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए, स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए ये मिला है किसको? ग्रीष्मा ठाकुर को। आ जाइए आगे। मंदिरों के किस भाग में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है? तो एक बात बताइए, सब लोग मंदिर जाते हैं ना, तो जब मंदिर में जाते हैं तो जहां से प्रवेश करते हो तो एक बड़ा सा हॉल आपको पहले मिलता है जहां पे आप लोग को बैठने की व्यवस्था होती है। तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको मंडप कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऊपर जो स्ट्रक्चर बना होता है इसी को शिखर कहते हैं। जहां पर मूर्ति की स्थापना होती है उसको गर्भगृह कहते हैं। आ जाइए आगे। इनमें से कौन सा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर गुजरात में स्थित है? अब आपको बहुत अच्छा प्रश्न है ये। राइट उत्तर होगा आपका, ये जो आपका काकरा पार है ना, यही आपका कहां पर है? यह आपके गुजरात में स्थित है, काकरा पार। ये जो आपका राणा प्रताप सागर है ना, इसी को आप लोग याद रखिएगा रावत भाटा के नाम से जानते हैं।
और रावत भाटा कहाँ पर है? ये आपके राजस्थान में है रावत भाटा। तारापुर की बात करें तो ये आपके महाराष्ट्र में है और भारत का पहला नाभिकीय शक्ति रिएक्टर है। ये 1969 में बनाया गया था अमेरिका के सहयोग से। और ये नरौरा है ना, ये उत्तर प्रदेश में है। नरौरा कहाँ पर है? ये आपके यूपी में है। आ जाइए आगे। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इनमें से किस निवेश को बढ़ावा देने के लिए संचालित एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो अगर आपसे सवाल बने तो याद रखिएगा ये खाद्य प्रसंस्करण से है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। मन लगा करके बच्चों एक एक लाइन अच्छे से पढ़ जाइएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर, बहुत अच्छे प्रश्न लेके आए हैं। आइए आगे। भारत के द्वारा अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो भारत के द्वारा अपना जो पहला उपग्रह था ना, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था, याद रखिएगा, आर्यभट्ट। और ये जो आर्यभट्ट उपग्रह था इसको कब भेजा गया था? तो 19 अप्रैल 1975। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। आ जाइए आगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है उसके ऊपर पुस्तक है ये, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, यह पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखिएगा इस पुस्तक को 1948 में लिखा गया था। और किसके द्वारा? अर्नेस्ट मैके। ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका। आइए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो अल्पसंख्यकों की बात आपका कौन सा अनुच्छेद करता है? तो आर्टिकल नंबर 29, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, इन दो आर्टिकल में आप देखेंगे तो अल्पसंख्यकों से रिलेटेड अनुच्छेद आपको मिलेगा। आइए आगे। नामद्रोलिंग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नामद्रोलिंग मठ की बात करें बच्चों तो ये आपका कहां पर है? ये आपको कर्नाटक में मिलेगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। यह आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसको स्टार बना के नोट कर लेंगे। आ जाइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो राइट उत्तर होगा आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका। असम में अगर आप देखेंगे तो असम के दो स्थल, ये जो काजीरंगा है इसको 1985 में यूनेस्को का ये स्थल बनाया गया था। और इसी समय जो आपका मानस नेशनल पार्क है ना असम में, उसको भी नेशनल पार्क विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को का घोषित किया गया था। भारत में इस समय टोटल 43 विश्व धरोहर स्थल हैं, याद रखेंगे इसको। आइए आगे। निम्नलिखित में से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या उत्तर लगाएंगे? तो अगर ग्रीन गोल्ड की बात करें तो बंबू को कहा जाता है, बांस को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कौन सा विश्व का सबसे बड़ा घास होता है, तो विश्व का सबसे बड़ा घास आपका कौन होता है? बंबू, बांस। आ जाइए आगे। भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था, जिसको आप लोग वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या उत्तर होगा? तो देखिए 1878 में यह आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पेश किया गया था 1878 में। और किसके द्वारा? तो याद रखिएगा लॉर्ड लिटन के द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। और अगर पूछे कि किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था, तो समाप्त किया था आपके लॉर्ड रिपन ने। तो रिपन ने समाप्त किया, लिटन ने लगाया था। आ जाइए आगे। सिटी ऑफ विक्ट्री किस शहर और एक प्रसिद्ध मध्यकालीन साम्राज्य का नाम था? देखिए अगर हम लोग सिटी ऑफ विक्ट्री की बात करें ना, तो देखिए अकबर जो था आपका, अकबर ने एक शहर बसाया था जिस शहर का नाम है फतेहपुर सिकरी, और इसी को सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से जाना जाता है। अकबर ने क्या किया था, 1571 से लेकर के 1585 तक फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी भी बनाई थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। आइए आगे। भारत में कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा किसकी सिफारिश पर तय किया जाता है? देखिए ये बात कर रहा है एमएसपी,
जो है ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो एमएसपी की बात करें तो ये कृषि लागत मूल्य और आयोग, जिसको आप लोग सीएसीपी कहते हैं, इसके द्वारा एमएसपी को आप देखेंगे सिफारिश की जाती है। और जो ये सीएसीपी है ना, इस आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। आइए आगे। 1867 में बंबई में किस संगठन की स्थापना की गई थी? बहुत बढ़िया। तो बंबई में देखेंगे तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? तो नाम उनका आप लोग याद रखिएगा, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा आपकी स्थापना हुई थी। किसकी? प्रार्थना समाज की। कहाँ पर? बंबई में। बाद में रानाडे जो आपके महादेव गोविंद रानाडे थे, वो भी इस संस्था से जुड़े थे। आइए आगे। असद अली खान को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए जाना जाता है? बहुत बढ़िया। तो असद अली खान की बात की जाए तो याद रखिएगा, ये आपके रुद्र वीणा से संबंधित हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। तबला से डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम आप लोग सुनते होंगे। आइए आगे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो बताइए जरा। राइट उत्तर होगा 24। 24वें तीर्थंकर आपके हुआ करते थे कौन? तो उनका नाम हुआ करता है महावीर स्वामी। यही आपके 24वें तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पहले तीर्थंकर थे आपके कौन? तो उनका नाम तो आप लोग जानते ही हैं, नाम है उनका ऋषभ देव। ये आपके पहले तीर्थंकर थे। दूसरे कौन थे? सेकंड। तो सेकंड नंबर पे थे आपके कौन? अजीतनाथ। ये आपके सेकंड तीर्थंकर थे। 23वां तीर्थंकर कभी कभी पूछ लेता है, तो उनका भी नाम याद रखिएगा, पार्श्वनाथ। ये आपके 23वें तीर्थंकर थे। आइए आगे। 3014 मीटर ऊंची जफ्फू श्रेणी किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न। जफ्फू श्रेणी आपसे पूछ रहा है, बताइए क्या उत्तर होगा? नागालैंड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, माउंट सारामती। ये नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई अगर आप देखेंगे तो 3826 मीटर है। किसकी? माउंट सारामती की। ये नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। आ जाइए आगे। एडमिरल कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? देखिए, एडमिरल कप की बात करें तो यह आपके नौकायन से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। कब आरंभ हुआ था इसका, एडमिरल कप का? तो याद रखिएगा 1957 में। दुनिया में जितने भी देश की नेवी है ना, उनके द्वारा ये खेल आपस में खेला जाता है। आइए आगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो देखिएगा, अगर हम लोग बौद्ध संगीति की बात करें तो टोटल 4 बैठकें प्राचीन काल में आपकी हुई थी। जो आपकी पहली बौद्ध संगीति थी, ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी आपके अजातशत्रु के शासनकाल में। और इस समय देखेंगे तो ये कहाँ पर हुई थी? तो ये आपके राजगृह में हुई थी, है ना। जो आपकी दूसरी बौद्ध संगीति है, ये आपके कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? तो ये आपके वैशाली में हुई थी। याद रखिएगा, एग्जाम में सवाल बनता है। जो तीसरी बौद्ध संगीति थी, यही आपके अशोक के शासनकाल में हुई थी और ये आपके पाटलिपुत्र में हुई थी। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। तो हमारा राइट उत्तर होगा अशोक। जो आपकी चौथी बौद्ध संगीति हुई थी ना, वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और ये कहाँ पर हुई थी? तो यह आपके कश्मीर में हुई थी, कश्मीर के कुंडल ग्राम में। तो याद रखेंगे। आ जाइए आगे। निम्नलिखित में से किस देश ने कभी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की? तो ये पैरालंपिक खेल क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, जो आपके विकलांग खिलाड़ी होते हैं ना, वो जो ओलंपिक खेल खेलते हैं उन्हीं को पैरा ओलंपिक कहा जाता है। इसका आरंभ कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1960 में इसका आरंभ हुआ था। इटली में एक जगह है रोम, यहाँ से। जो आपका 2024 में पैरा ओलंपिक अभी चल रहा है, ये कहाँ पर चल रहा है? ये आपके पेरिस में चल रहा है। और अभी याद रखिएगा अवनी लेखरा, अवनी लेखरा का नाम याद रखिएगा। इन्होंने
आपका गोल्ड मेडल हासिल किया है। आप लोग कमेंट करिएगा किस खेल से ये संबंधित हैं। तो भारत ने कभी इसकी मेजबानी नहीं की है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए आगे। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? देखिएगा साथियों, भूपेन हजारिका की बात करें तो इनको 2019 में आपका भारत रत्न दिया गया था। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। और इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। और पद्म भूषण इनको कब मिला है? तो पद्म भूषण इनको 2012 में मिला है। और इनको अगर आप देखेंगे तो ये कला के क्षेत्र से हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इन्हीं के नाम पे आपका जो असम वाले रीजन में ढोला सदिया ब्रिज है ना, जो भारत का सबसे लंबा पुल है, ढोला सदिया ब्रिज, उसी को क्या नाम दिया गया है? भूपेन हजारिका ब्रिज। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। आइए आगे। प्रसिद्ध लोक नृत्य लंबार्डी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो लंबार्डी की अगर बात की जाए तो वहीं से संबंधित है जहां का बहुत फेमस है क्या? जहां का बहुत फेमस है धीमसा। और क्या फेमस है यहाँ का? एक डांस बड़ा फेमस है कुचिपुड़ी। अब तो आप लोग समझ गए होंगे। तो धीमसा कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में चुनाव हुए जिसमें टीडीपी ये सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। और देखेंगे ये पार्टी कब स्थापित हुई थी? तो 1982 में। सीएम बने हैं आपके चंद्रबाबू नायडू। आइए आगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि ये हमने आयरलैंड से ली है। और अगर पूछे कि राष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। आइए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दही हांडी को एक खेल आयोजन के रूप में मान्यता देता है? देखिए, दही हांडी की बात करें तो ये महाराष्ट्र का है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते होंगे ना, ऊंचे खूब ऊंचाई पर दही हांडी बांध दिया जाता है और नीचे से लोग इसको फोड़ते हैं। आइए आगे। किस कलाकार ने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? तो चलिए एक हिंट देते हैं, ये जो हैं भरतनाट्यम से संबंधित हैं। अब आप लोग करेक्ट उत्तर बता सकते हैं क्या? तो ये हैं आपकी मल्लिका साराभाई, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये जो मल्लिका साराभाई हैं ये विक्रम साराभाई की पत्नी हैं। विक्रम साराभाई बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। आइए आगे। हाल ही में कौन केंद्रीय जांच ब्यूरो के निर्देशक के पद पर नियुक्त किए गए हैं? मतलब जो आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब सीबीआई, तो सीबीआई के डायरेक्टर कौन बने हैं, निर्देशक कौन बने हैं, ये आपका सवाल है। तो बनाया गया है किसको? तो याद रखिएगा प्रवीण सूद को, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी याद रखिएगा 1963 में, 1963 में। आ जाइए आगे। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कालबेलिया की बात कर रहा है तो यह आपका राजस्थान का है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यही राजस्थान का ही आपका एक लोक नृत्य है बड़ा फेमस, इसको भी याद रखिएगा, तेरा तली। तेरा तली भी कहाँ का है? यह भी आपका राजस्थान का है। आइए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम का लोक नृत्य है? मिजोरम का पूछ रहा है आपसे, तो राइट उत्तर होगा आपका चेराव नृत्य। देखिए धूमल नृत्य है, इसी को आप लोग डमहल नृत्य के नाम से भी जानते हैं। तो धूमल या फिर डमहल ये कहाँ का है? ये आपके जम्मू एंड कश्मीर का है। छऊ जो है ये आपके पूर्वी भारत का लोक नृत्य है, छऊ। और जो आपका कोली नृत्य है ना, इसको याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र और गोवा के कुछ क्षेत्रों में ये नृत्य किया जाता है आपका कोली। बहुत बढ़िया। आइए आगे। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो भगवान बुद्ध ने जब इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये यूपी आ गए और वहीं 5 ब्राह्मणों को इन्होंने पहला ज्ञान दिया था जिसको आप लोग धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, ऑप्शन सी। उनके गृह त्याग को
जब उन्होंने घर छोड़ा था तो उसको क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। आइए आगे। थाई पूसम महोत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो थाई पूसम की बात की जाए साथी तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु का है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो मुरुगन भगवान है ना, मुरुगन भगवान कार्तिकेय के अवतार माने जाते हैं और इन्हीं के लिए त्यौहार मनाया जाता है थाई पूसम। याद रखिएगा तमिलनाडु में पोंगल भी मनाया जाता है, तो पोंगल और थाई पूसम ये तमिलनाडु का है। आइए आगे। बौद्ध त्यौहार सोंगक्रान मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो सोंगक्राम को देखेंगे तो यह अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन बी। बौद्ध धर्म में जो साफ सफाई का प्रमुख त्यौहार होता है ना, उसी को आप लोग थाई पूसम कहते हैं। अच्छा बताइए मुझे वेष्टु वरस कहाँ का है? कमेंट करिएगा कि वेष्टु वरस जो है आपका ये कहाँ का त्यौहार है। आइए आगे। गौतम बुद्ध के जीवन काल में प्राचीन भारत में कितने महाजनपद या महान राज्य मौजूद थे? तो देखिए जो आपका अंगुत्तर निकाय है, इस अंगुत्तर निकाय से हमें कितने महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है? तो हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। ऑप्शन सी। जिसमें से 10 महाजनपद जो थे आपके ये गंगा घाटी में बसे हुए थे और सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था आपका जिसका नाम था मगध साम्राज्य। और इसका पहला वंश कौन था मगध साम्राज्य पे? तो उसको भी याद रखिएगा, हर्यक वंश। बहुत बढ़िया। आइए आगे। कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो कर्नाटक संगीत की बात करें तो ये हमारा विजयनगर साम्राज्य से है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम के द्वारा की गई थी, जिसको आप लोग हरिहर और बुक्का के नाम से जानते हैं। तुंगभद्रा नदी तक इनका साम्राज्य था पूरा का पूरा। पहला वंश जो था आपका विजयनगर साम्राज्य का उसको आप लोग कहते हैं संगम वंश, है ना। संगम के बाद हुआ आपका कौन सा वंश? तो संगम के बाद सालुव वंश। सालुव वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो आया आपका तुलुव वंश। और तुलुव वंश के बाद अंतिम वंश जो था वो था आपका अराविडु। तो ये आपके 4 वंश रहे हैं विजयनगर साम्राज्य में, याद रखिएगा। आइए आगे। कौन सा शहर वर्ष 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। पहली बार जो आपका ओलंपिक खेल ग्रीष्मकालीन शुरू हुए इनको याद रखिएगा 1896 में जो आपका ग्रीस है उस ग्रीस के एथेंस शहर से ये आपके शुरू हुए थे पहली बार। और 2024 वाला ये आपका पेरिस फ्रांस में हुआ है और 2028 वाला लॉस एंजल्स में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। आ जाइए आगे। कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? कबड्डी की बात चल रही है साथियों, तो राइट उत्तर होगा आपका 40 मिनट। ये कबड्डी का पूरा कोर्ट होता है। अगर आप देखेंगे तो इसकी टोटल लंबाई होती है कोर्ट की 13 मीटर। चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई याद रखिएगा 10 मीटर की चौड़ाई होती है। बीच में जो लाइन होती है इसको आप लोग क्या कहते हैं? इसको आप लोग मिड लाइन के नाम से जानते हैं। जो बीच में लाइन होती है मिड लाइन होती है और ये 5 मिनट के गैप के साथ होता है। 20-20 मिनट का पूरा आपका मैच होता है, बीच में 5 मिनट का गैप होता है। एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं टोटल। आ जाइए आगे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का विस्तृत विवरण किसके द्वारा लिखा गया है? तो चलिए एक हिंट देते हैं। मोरक्को का निवासी हुआ करता था और वो भारत आया था इसी आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। राइट उत्तर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता, है ना। इसी ने आपका एक ग्रंथ लिखा था जिस ग्रंथ का नाम है रेहला। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। अंतिम प्रश्न, पटना में निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसमें टेलीग्राम में जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ मैं आपको इसका पूरा PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच।